तो स्टूडेंट्स, हम हमारी ऐसे स्टार्ट करते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन यानी अपनी सिविक्स का है। ये आपको मैम ने पहले काफ़ी रीड करवा दिया था, उसके आगे से मैं रीड करवा रहा हूँ। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स, हमारे जो भारतीय कानून है उसकी कुछ फीचर्स देखते हैं, क्या क्या उसमें अच्छी बातें हैं। बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th century, द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड बीन एक्टिव इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल फॉर सेवरल डिकेड्स। तो 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में एक इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय सविनय अवज्ञा आंदोलन कुछ इस टाइप में था, या फ्रीडम मूवमेंट बोल सकते हो आप इसको, हैड बीन एक्टिवेटेड, जो हमारे भारत को ब्रिटिश राज्य से आज़ाद कराने के लिए कई दशकों से ये आंदोलन चल रहा था। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट हैड डिवोटेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम। तो इस फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो कई नेशनलिस्ट थे, कई बड़े बड़े लोग थे, हैड डिवोट अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू इमेजिन एंड प्लानिंग व्हाट ए फ्री इंडिया वुड बी लाइक। तो उसमें जो बड़े बड़े जो लोग थे, जो काफ़ी हाई पोस्ट पे थे, जस्ट लाइक जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इन्होंने इस तरीके से सोचा कि आज़ादी के बाद हमारा जो भारत है वो कैसा होगा, कैसा दिखेगा। अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स टू ओबे रूल दैट दे हैड, ब्रिटिश रूल के अंदर उनको कानून सख्ती से पालन करवाया जाता था। दैट दे हैड अ वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग, जबकि उनको बनाया काफ़ी छोटे रोल में था। द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ ऑथोरिटेरियन rule under the colonial state convinced Indian that free India should be democracy in which everyone should be treated equally। तो जो ब्रिटिश के टाइम का उन्होंने जो ब्रिटिश ने हमारे ऊपर जो रूल फॉलो करे थे, उन्होंने उस टाइम का इंडिया देख लिया था। तो उन्होंने ये सोचा कि भाई हमारा जो इंडिया है वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए, मतलब लोकतांत्रिक होना चाहिए, ताकि हर व्यक्ति को आज़ादी मिल सके एंड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट, और हर व्यक्ति को गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने की आज़ादी हो। वाट रिमेन टू बी डन देन वाज टू वर्क आउट द वे इन विच द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वुड बी सेटअप इन इंडिया। तो किस टाइप के वर्क किए जाएं या किस टाइप का मैनेजमेंट तैयार किया जाए कि हमारा जो इंडिया है वो स्वतंत्र और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नेशन बन सके। एंड द रूल दैट वाट डिटरमाइन इट्स फंक्शनिंग, और कैसे रूल लगाया जाए कि उसे फंक्शनिंग किया जा सके। दिस वाज डन नॉट बाय वन पर्सन बट बाय ए ग्रुप ऑफ अराउंड 300 पीपुल। और ये हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कोई एक व्यक्ति का काम नहीं, ये तकरीबन 300 मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो 1946 में बनी थी, उसमें ज्वाइन हुए 300 लोगों ने मिलकर के इसे तैयार किया था। हु बिकम एंड हु मेट पीरियडिकली फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर टू रिटर्न इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके बाद उसमें सुधार किया गया, तकरीबन 3 साल और लगे ताकि उसको और काट छाट करके अच्छा बनाया गया। द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैड ए ह्यूज टास्क बिफोर देम। अब जो मेंबर बनने से पहले आपको इस असेंबली के कई सारे वर्क पूरे करने पड़ते, कई टास्क आपके सामने आते हैं। द कंट्री वाज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज़। हमारी कंट्री कई अलग अलग कम्युनिटीज से बनी हुई है, जैसे हिंदुइज्म, मुस्लिम, जैनिज्म एटसेट्रा, हु स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, जो कि लैंग्वेज भी अलग बोलते हैं। बिलोंग टू डिफरेंट रीजन, जो अलग अलग क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं। एंड हैड डिस्टिंक्ट कल्चर, और उनके एक फिक्स्ड कल्चर यानी अलग अलग कल्चर भी होते हैं। आल्सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बिगिन रिटन, इंडिया वाज गोइंग थ्रू कंसिडरेबल टर्मोइल। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगा, व्हेन द कंसिडर, तब भारत हमारे देश को कैसा माना जाता था, उथल पुथल। मीन्स टर्मोइल मतलब होता है उथल पुथल या एक जैसी चीज नहीं होना, एक मत नहीं होना, एक बात पे स्वीकृत नहीं होना। द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान वाज इमिनेंट, और इंडिया और पाकिस्तान के जो पार्टीशन थे वो अलग कर दिए गए। सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट रिमेन अनडिसाइडेड अबाउट देयर फ्यूचर। कुछ प्रिंसेस थे जो पहले राज करते थे, तो उनका जो फ्यूचर था वो डिसाइड नहीं किया गया था। एंड द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वेस्ट मास ऑफ पीपल अपीरियल डिसमल।
तो जो सोशल इकोनॉमिक जो कंडीशन थी पीपल्स की, वो भी बहुत ज़्यादा उथल पुथल जैसी थी। ऑल ऑफ दीज इश्यूज प्ले ऑन द माइंड ऑफ द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एज दे ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारी बातें उन सारे मेंबर्स के दिमाग में थी जब वो हमारा कानून बना रहे थे। दे रोज टू द ओकेजन्स एंड गेव दिस कंट्री अ विजनरी डॉक्यूमेंट दैट रिफ्लेक्ट रेस्पेक्ट फॉर मेंटेनिंग डाइवर्सिटी वाइल प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी। तो उन्होंने फिर उठ करके हमारी कंट्री को एक ऐसा अवसर या एक ऐसा कानून दिया जिसके अंदर सबको एक जैसा माना जाता था, और जो डाइवर्सिटी जो भिन्नता थी उसके बावजूद भी इसे एक माना जाता था, वाइल प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी। और इतनी डाइवर्सिटी में भी यूनिटी यानी अनेकता में एकता हमारे देश में थी। द फाइनल डॉक्यूमेंट आल्सो रिफ्लेक्ट देयर कंसर्न फॉर इरेडिकेटिंग पॉवर्टी थ्रू सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म एज वेल एज एम्फेसिस द क्रूशियल रोल द पीपल कैन प्ले इन चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो जो फाइनल डॉक्यूमेंट बनना था वो ये रिफ्लेक्ट करता था कि हमारी जो यहाँ की देश की गरीबी है या सोशल इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स है उसको ठीक किया जाए, और क्रूशियल रोल ऑफ पीपल कैन प्ले चूजिंग, और लोगों को ये अधिकार मिले कि वो अपना प्रतिनिधित्व चुन सके, मतलब अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सके। लिस्टेड बिलो आर द की फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारे कुछ की फीचर्स है हमारे कानून के। वाइल रीडिंग दीज कीप इन माइंड द अबव मेंशन कंसर्न ऑफ डाइवर्सिटी। अब इसको रीड करते समय ये ध्यान रखिएगा कि हमारे भारत में डाइवर्सिटी है, यूनिटी, सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड रिप्रेजेंटेशन दैट द ऑथर्स ऑफ दिस डॉक्यूमेंट राइट ग्रैपिंग विद। तो ये सारे क्वेश्चन को दिमाग में रखते हुए जो हमारे जो वहाँ के मेंबर थे, जो ऑथर्स थे, उन्होंने इसे लिखा। ट्राई एंड अंडरस्टैंड द वे इन विच दे ट्राई टू बैलेंस दीज कंसर्न। और इसको बैलेंस करके और समझाने का प्रयास किया गया ताकि लोगों में और सरकार में बैलेंस बना रहे। विद देयर कमिटमेंट टू ट्रांसफॉर्मिंग इंडिपेंडेंट इंडिया इनटू ए स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक एंड सोसाइटी। और उसके साथ ये वादा भी किया कि हमारा जो देश है वो एक स्ट्रॉन्ग, ताकतवर, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक और सोसाइटी यानी सामाजिक बनेगा। फर्स्ट टॉपिक आता है आपका फेडरलिज्म। दिस रेफर टू द एक्सिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। इसका मतलब होता है हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट का लेवल है वो एक से ज़्यादा होता है। जैसे मैं आपको क्लियर करता हूँ, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद जो विलेज गवर्नमेंट, सरपंच वगैरह ये सब होती है। इन इंडिया वी हैव गवर्न एट द स्टेट लेवल एंड द सेंटर। पंचायती राज इज द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट एंड यू हैव रीड अबाउट दिस इन योर क्लास 6th बुक। तो आपने पंचायती राज के बारे में 6th क्लास में पढ़ लिया था। और हमारे यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के 2 फॉर्म होते हैं। वी लुक एट द फंक्शनिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन योर क्लास 7 बुक एंड दिस ईयर वी विल रीड मोर देन सेंट्रल गवर्नमेंट। अब लास्ट टाइम हमने स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था लास्ट ईयर में 7th क्लास में। अब हम रीड करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। द वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज इन इंडिया मीन that a system of government needed to be diverse, devised that did not involve only person sitting in the capital city of New Delhi। तो ये इसका मतलब आपको ये बोलना चाह रहा है कि हमारे ये इतना बड़ा सिस्टम है, इसमें गवर्नमेंट का केवल राज करने का या ऑपरेट करने का केवल इतना सा मतलब नहीं है कि कोई एक पर्सन है जो सब पे ऑपरेट कर रहा है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में पर्सन होते हैं वो हाईएस्ट पावर पे होते हैं, फिर वो छोटे छोटे लेवल पे उन्हें स्टेट गवर्नमेंट में बांट दिया जाता है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट में सभी वर्क करके और उसे स्टार्ट करते थे। सेंट्रल गवर्नमेंट जो वो न्यू दिल्ली से ऑपरेट होती है। डिसीजंस फॉर एवरीवन, और वो डिसीजन सबके लिए होते हैं। Instead, it was important to have another level of government in the state so that decision could be made for that particular area। तो कुछ इसके अलावा और गवर्नमेंट के हमारे स्टेट वाइज भी कुछ डिसीजन लिए जाते हैं जो उसी एरिया के अनुकूल होते हैं। While each state in India enjoy autonomy in exercising power on certain issues। तो हर स्टेट के पास कुछ पावर्स होती है जिसे वो ऑपरेट करता है। Certain issue subject of national concern required that all of these state follow the law of the central government। और ये जो क्या बोलते हैं, और एक सब्जेक्ट के तौर पे ये कि नेशनल कंसर्न के अगर तौर पे देखें तो सारी स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ को फॉलो करना पड़ता है। द कॉन्स्टिट्यूशन
द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन लिस्ट दैट डिटेल द इशू दैट ईच टाई ऑफ गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन दोनों का जो टाई अप है इससे लॉ बनाए जाते हैं। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो स्पेसिफाइज वेयर ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन गेट द मनी फ्रॉम फॉर द वर्क दैट इट डू। और इसके अलावा ये भी इस गवर्नमेंट में देखा जाता है कि हर टायर में जितनी मनी की जरूरत है उतनी मनी उन्हें प्रोवाइड हो रही है या नहीं हो रही है जिससे वर्क हो सके। अंडर फेडरलिज्म द स्टेट आर नॉट मेयरली एजेंट्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। स्टेट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के एजेंट नहीं होते हैं, बट ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। लेकिन अपना काम वो कानून के तरीके से ही करते हैं। ऑल पर्सन इन इंडिया आर गवर्न बाय लॉ एंड पॉलिसीज। हमारे देश में जितने भी कानून या पॉलिसीज है तो वो सभी पर्सन को मानने पड़ते हैं। मेड बाय ईच ऑफ दीज लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जो कि हमारे हर लेवल की गवर्नमेंट के थ्रू बनाए गए हैं। तो यहाँ तक मैंने रीड कर दिया है